हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन संबंधों को बनाए रखने में कई सारे जो कारक हैं वो योगदान करते हैं। कई बार देशों की स्थितियां, देशों की जो भौगोलिक सीमा है, उनकी अवस्थिति है, देशों से उनके उद्देश्य हैं बाकी देशों के साथ, ये एक महत्वपूर्ण कारक अदा करते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रतिद्वंद्विता की बात करें तो ऐसी भी कई सारे कारक होते हैं जो उन रणनीतियों का कारण बनते हैं जिसकी वजह से एक देश दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता रखता है। कई बार इसमें आगे बढ़ने की भावना, श्रेष्ठता को बनाए रखने की भावना, ऐसे कारक नजर आते हैं। लेकिन दो देशों के बीच में जो संबंध हैं उनको बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रमुख संस्था कार्य करती है। उसको हम हाई कमीशन के तौर पर जान रहे होते हैं, उसको एम्बेसी कहते हैं, या फिर उसको राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला एक स्थान कहते हैं, जहां पर एक देश किसी दूसरे देश के अंतर्गत अपने राजनयिक संबंधों को बनाए रखने के लिए, उन पर परिचर्चा करने के लिए एक स्थान, एक एम्बेसी की शुरुआत करता है। वहीं एक दूसरा देश उस देश के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए, आगे के जो कार्य किए जा सकते हैं देशों के बीच में, उससे संबंधित एक उच्चायोग की स्थापना करता है। लेकिन क्या हो अगर उस उच्चायोग की सुरक्षा पर कोई सवाल खड़ा हो जाए? कुछ ऐसा ही विषय आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या और किस तरीके से इस पूरे मामले को डील किया जाता है, कैसे संबंधित कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि मौजूद है, अगर है तो वो क्या बात करती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है जहां पर किसी राज्य के अंतर्गत या किसी देश के अंतर्गत मौजूद उस संस्था को नुकसान पहुंच रहा होता है, वहां पर किसी देश की जहां पर वह संस्था मौजूद है, क्या जिम्मेदारी बनती है। टॉपिक है आज का, भारतीय उच्चायोग से हटाया गया भारत का ध्वज क्या कहता है वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन एक संधि है जो इस तरह के टॉपिक को डील करती है, या इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं उनको विनियमित करती है, उससे जुड़े हुए रेगुलेशंस उसमें शामिल हैं और विश्व को एक दिशा दिखाती है कि इस तरीके से हमें चीजों को लेकर के चलना है। जो समर्थन करते हैं फिर वो उन दायित्वों का निर्वहन भी करते हैं। तो कहां से ये हटाया गया, ये पूरी खबर हम समझेंगे। न्यूज है, वेंडलिज्म बाई प्रो खालिस्तान प्रोटेस्टर्स एट इंडियन हाई कमीशन इन लंदन, व्हाट इज द वियना कन्वेंशन इन्वोक्ड बाई MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो भारत की जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने क्या बात कही है, किस तरीके से ये प्रोटेस्ट हुए, ऐसा कैसे घटित हुआ, क्या घटना हुई, कहाँ हुई, चर्चा में क्यों है, इस पर बात कर लेते हैं। भारतीय प्रतिक्रिया क्या रही इस पूरी बातचीत को लेकर के, इस पूरी स्थिति को लेकर के, हमें कैसे देखना है इसे। वियना कन्वेंशन में इस घटना को किस तरीके से हम देखेंगे, कन्वेंशन किस तरीके की बात करता है, इसमें क्या दायित्व सौंपे गए हैं कन्वेंशन के द्वारा, और दायित्व जो सौंपे गए हैं तो क्या यूके ने ये दायित्व पूरे नहीं किए, और जहां भी ऐसी घटना घटित हुई है क्या उस देश ने ऐसे दायित्व पूरे नहीं किए, क्या निष्कर्ष हो सकता है। और एक सवाल जो कि हम प्रीलिम्स के लेवल पर डील कर सकते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इन सभी को कवर करता है। अब यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिख रही है जिसमें दो तस्वीरें हैं असल में, इसमें एक ही बिल्डिंग का चित्र है। बिल्डिंग में आपको दिख रहा है, बिल्डिंग के नीचे कुछ लोग खड़े हुए हैं जो यहाँ पर एक झंडा लिए हुए हैं, उसमें खालिस्तान लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कह सकते हैं खालिस्तान के समर्थक हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर भारत के ध्वज को उतारता हुआ दिख रहा है और फिर यहाँ पर खालिस्तान के ध्वज को लहराता हुआ दिख रहा है। ये जो घटना है, ये जो इमेज है, ये लंदन में मौजूद भारत का उच्चायोग वहां की है। तो इसमें आप देख सकते हैं कितना सामान्य तौर पर एक व्यक्ति वहां पर चढ़ा, उसने ध्वज को, भारतीय ध्वज को नीचे उतारा और एक ध्वज को लहराया। हालांकि कुछ उनके जो ऑफिशियल थे वो अंदर से बाहर आकर के उस ध्वज को लेकर के जाते हैं। ऐसी क्लिप मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। एक ऐसी ही घटना, इस घटना के अलावा यूएसए में हमको देखने को मिलती है। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, वहां पर भी जो भारतीय दूतावास मौजूद है, वहां पर खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो झंडा लेकर के पहुंचे। उन्होंने अंदर जाकर के खालिस्तान से संबंधित ध्वजों को भी फहराया, ऐसी जानकारी मिलती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरी घटना पर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही। एक सवाल ये भी है कि अगर ये घटना वहां घटित हो गई तो क्या वहां पर उस देश से संबंधित जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो मौजूद नहीं थे। क्या एम्बेसी जैसी एक महत्वपूर्ण जगह, या हम कहें उच्चायोग जैसी एक महत्वपूर्ण जगह, इतनी असुरक्षित भी हो सकती है? क्या नियम है? देखिए, भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। भारत सरकार ने कहा है, उनके यूके के राजनयिक से जवाब तलब किया है और अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। तो वहां पर जो हाई पोस्ट पर है उप उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट, जो भारत में है और यूके की तरफ से आई हैं,
तो उन्होंने ब्रिटिश सुरक्षा की पूर्ण अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है। और जो तत्व है, तत्वों को उच्चायोग परिसर में प्रवेश करने की अनुमति कैसे मिली, वो कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया, अपने आप में एक सम्मान सूचक बात होती है। किसी देश का ध्वज वहां फहरा होना, उसको उतार देना अपने आप में कैसे पॉसिबल हो गया। तो वियना कन्वेंशन के तहत यूके सरकार के जो बुनियादी दायित्व थे वो क्यों नहीं पूरे होते, देखिए ऐसे सवाल भारत सरकार ने पूछे। समझते हैं हम वियना कन्वेंशन को क्या कहता है और फिर इस टॉपिक को पूरा करके समझेंगे। तो वियना कन्वेंशन जो एक शब्द है, इससे हमें यह पता चलता है कि वियना में हस्ताक्षरित कोई भी संधि, जिसे हम वियना कन्वेंशन कह सकते हैं, क्योंकि वियना एक जगह का नाम है, वहां पर कोई भी अगर संधि किसी भी पक्ष को लेकर के होती है उसको वियना कन्वेंशन कहा जा सकता है। तो कई सारी संधियां हो सकती हैं, समुद्र को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, लेकिन ये वाली जो संधि है ये राजनयिक संबंधों से जुड़ी हुई है। तो अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की प्रक्रियाओं के सामंजस्य और औपचारिकताओं से संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने जिसका जिक्र किया है वो है राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन। 1961 से 1963 के दौरान के जो कन्वेंशन हुए हैं उसमें बातचीत हुई है और इस तरह का कन्वेंशन एक बनाया गया है। और 24 अप्रैल 1964 से ये लागू है, जिसमें भारत समेत कई सारे देश इसके समर्थन में हैं, उन्होंने इसको अपनाया है और लगभग सभी देश इसको अपना चुके हैं। केवल पलाऊ और दक्षिण सूडान इसमें अपवाद के रूप में दिखाई देते हैं। कन्वेंशन में बात कही गई है कि स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के बीच सहमति के आधार पर राजनयिक संबंधों की स्थापना की जाएगी, उनका रखरखाव किया जाएगा और समाप्ति के लिए एक पूर्ण रूपरेखा इसके अंतर्गत तय की गई है कि अगर दो देश आपस में संबंधों को बनाना चाहते हैं, उसमें क्या दायित्व होंगे उनके ऊपर, किस तरीके से वो संबंधों को विकसित करेंगे, उसका रखरखाव कैसे किया जाएगा, और जो समाप्ति है, अगर संबंध टेम्परेरी रूप से या परमानेंट तरीके से उसको समाप्त करना चाहते हैं तो कैसे समाप्त होंगे, क्या व्यवस्था होगी। बेसिकली इसकी जो प्रमुख बातें हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, चूंकि कन्वेंशन बहुत बड़ा है, हम उन बिंदुओं को समझते हैं। इसमें एक शब्द है राजनयिक प्रतिरक्षा की बात, इम्यूनिटी की बात, कि जो भी लोग उस संस्था से जुड़े होंगे उनको वह देश जहां पर वह मौजूद है वो संस्था, जैसे कि अगर हम हाई कमीशन की बात कर रहे हैं, यूके इसका उदाहरण है, यूके में भारत का जो उच्चायोग है वो मौजूद है, तो वहां पर उन लोगों को राजनयिक प्रतिरक्षा दी जाएगी। और जो प्रथा है लंबे समय से चली आ रही है, इसको यहाँ पर कोडिफाइड किया गया है इस कन्वेंशन के अंतर्गत, क्योंकि हम पहले भी देखते थे इतिहास में कि जब भी कोई राजदूत आता था, कोई संदेशवाहक आता था, तो उसको सुरक्षा दी जाती थी, क्योंकि अगर कोई राजा दूसरे राजा को कोई संदेश भेजता है तो संदेशवाहक के ऊपर कोई हमला ना करे। ये एक सामान्य मान्यता थी कि संदेशवाहक पर हमला नहीं किया जाएगा। उसी प्रक्रियाओं को एक लंबे समय से हम फॉलो करते आ रहे हैं, उसको ही कोडिफाइड किया गया है। तो राजनयिक जो मिशन है उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर मिशन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि जो प्रक्रिया भेजी जाती है, जो प्रक्रिया शुरू की जाती है, उसका एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य होता है देशों के बीच में संबंधों को बेहतर करना, बनाए रखना और नए तरीके से उनको प्रगाढ़ करने की कोशिश करना, इसलिए इसको मिशन कह रहे हैं। तो राजनयिक मेजबान देश द्वारा जबरदस्ती या उत्पीड़न के डर के बिना कार्य करने में सक्षम हो, इसलिए इस प्रक्रिया को लाया गया है कि अगर कोई उच्चायोग किसी देश में मौजूद है तो ऐसा उसको डर ना हो कि हमारे ऊपर इनका दबाव होगा या फिर हमें सुरक्षा मिलेगी या नहीं, या फिर अगर हमको कोई कार्य कराना है तो इनके लोग हमसे रिश्वत की मांग करेंगे। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं किसी भी देश में, तो उससे यहाँ पर सुरक्षा मिलती है। राजनयिक मिशन की अनुल्लंघनीयता की अवधारणा भी यहाँ से आई है कि उन लोगों को कई तरह की विशेष सुविधाएं होती हैं किसी शहर से दूसरे शहर में जाने में, पुलिस की सुरक्षा, बहुत सारी चीजें, कई तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट, कहीं फ्लाइट से जाना हो या कोई भी इस तरीके का कार्य हो, उनको अलग से इस तरह की सुरक्षाएं दी जाती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्थायी आधारों में से भी इसको एक माना गया है। इसमें एक शब्द आएगा रिसीविंग स्टेट। रिसीविंग स्टेट का मतलब प्राप्त करने वाला राज्य, यानी यहाँ पर मेजबान देश को संदर्भित किया गया है जहां पर वह मिशन आएगा। तो मेजबान देश जहां एक राजनयिक मिशन स्थित है, इस केस में हम कहेंगे यूके भारत के लिए एक रिसीविंग स्टेट है जहां पर भारत का उच्चायोग मौजूद है। तो संप्रभु देश पर मौजूद राजनयिक मिशनों के प्रति कुछ बुनियादी दायित्व सौंपे गए हैं। किसको? रिसीविंग स्टेट को। इस कन्वेंशन का अनुच्छेद 22 कहता है कि मिशन के परिसर के संबंध में दायित्व है, जो परिसर मौजूद है उसकी सुरक्षा की जाएगी। इस लेख का भाग 2 कहता है कि रिसीविंग स्टेट किसी भी घुसपैठ या क्षति के खिलाफ परिसर की सुरक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाएगा। ये उसका कर्तव्य है, दायित्व है उसका। मिशन की शांति में किसी भी तरह की गड़बड़ी
या इसकी गरिमा को नुकसान से बचाने का भी दायित्व है। तो यहाँ पर हमें दिखा कि जो ध्वज था वह उतारा गया, वहां पर सुरक्षा मौजूद नहीं थी। इस वजह से सवाल खड़े होते हैं कि क्या यूके ने इन दायित्वों को पूरा नहीं किया। आएंगे अभी। तो मूल रूप से किसी भी उच्चायोग या दूतावास की सुरक्षा मेजबान देश की जिम्मेदारी है। हालांकि अगर राजनयिक मिशन चाहे तो अपनी स्वयं की सुरक्षा को भी नियोजित कर सकते हैं, लेकिन अंततः यह कहा जाएगा कि उस देश की जिम्मेदारी थी कि वो सुरक्षा देता, मेजबान देश की यहाँ पर जिम्मेदारी होगी। फिर उस सवाल पर आते हैं कि क्या यूके दायित्व पूरे नहीं कर पाया। तो प्रदर्शनकारी उच्चायोग परिसर की दीवारों पर चढ़ने में सक्षम हो गए। हमने शुरू में तस्वीरों पर देखा, उन्होंने ध्वज को उतार लिया, अपना ध्वज लहरा दिया। कह सकते हैं कि उल्लंघन का संकेत तो दिखता ही है, ऐसे कैसे हो गया, ये तो बड़ी बात है। इसलिए सवाल भी पूछा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूके में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए यूके सरकार की उदासीनता भारत के लिए अस्वीकार्य है, पहली बात। दूसरी बात कि यूके सरकार घटना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करेगी, गिरफ्तारी करेगी और मुकदमा चलाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद इसलिए भी करते हैं क्योंकि ऐसी घटना बार बार ना घटित हो। इससे दोनों देशों के जो संबंध हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इससे ये भी एक संकेत मिल सकता है किसी देश को कि वहां पर अगर भारत के ध्वज की ये स्थिति हो सकती है तो फिर वो देश भारत के साथ अपने आने वाले संबंधों को किस तरह से देख रहा है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी जब उसकी है और वो नहीं निभाएगा तो बड़ा प्रश्न होगा। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। हालांकि इसके बाद हम अगर निष्कर्ष के रूप में आए तो इस पर यूके सरकार का जवाब आया है। यूके में मौजूद जो वहाँ के कमिश्नर हैं, हाई कमिश्नर, उनका भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है, आई कंडेम द डिसग्रेसफुल एक्ट टुडे अगेंस्ट द पीपल एंड प्रीमाइसेस ऑफ द HCI लंदन, टोटली अनएक्सेप्टेबल। मतलब वो इस कृत्य की निंदा करते हैं और ये डेफिनेटली अस्वीकार है, ऐसा उनका कहना है। दूसरी घटना का भी हमने जिक्र किया था जो सैन फ्रांसिस्को में घटित हुई थी, उसको भी अनएक्सेप्टेबल कहा गया है यूएस की तरफ से। यूएस ने उसकी निंदा की है और कहा है कि उसकी जांच की जाएगी। तो बड़ी बात यह हो सकती है कि दो देशों के बीच में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देशों के संबंध हैं वो कई छोटी बड़ी चीज़ों से प्रभावित भी हो सकते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि वे आज के समय देशों के बीच का जो रिश्ता है उसको किसी घटना से वह प्रभावित हो जाए। हालांकि इसमें इस तरह की घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण तो है ही कि वो कुछ प्रभाव छोड़ सके, लेकिन ये संकेत ज्यादा छोड़ती है कि दोनों देशों के बीच के संबंध कैसे हो रहे हैं। तो ओवरऑल इसका निष्कर्ष यही है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया होती है। और भारत में भी जो खालिस्तान आंदोलन को हम दोबारा बढ़ते हुए देख रहे हैं, उस प्रक्रिया को भारत के अंतर्गत भी अलग अलग तरीके से डील करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 24 अप्रैल 1964 को लागू हुआ था। दूसरा, भारत इसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। तो आपको बताना है कि इन दोनों ही कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं। कहीं पे डाउट हो, वियना कन्वेंशन के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो इसको आप गूगल कर सकते हैं, या फिर कोई और सवाल हो इससे जुड़ा हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।